डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक घड़ियों की दुकान पर काम करता हूँ, जिस घड़ियों की दुकान के मालिक हैं मिस्टर हेनरी। फिर भी हम घड़ियों की दुकान के कारण ज़्यादा फेमस नहीं हैं। हमारा नाम खास फेमस है। हम गोस्ट हंटर्स कहलाए जाते हैं क्योंकि हम भूतों को पकड़ने का काम करते हैं। जब लोग हमारे पास अपनी परेशानी लेकर आते हैं ना, उन्हें कोई भूत प्रेत या कोई ऐसी शक्ति जो किसी के समझ में ना आ रही हो, वो परेशान कर रही हो, उसका निपटारा हम करते हैं। पिछले कई सालों से हम ये काम करते आ रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुके हैं। घड़ियों की ये दुकान के पीछे रखा वो शापित रहस्यमय सामान जिसे देखकर कोई भी डर सकता है, लेकिन हम वहीं बैठकर ये काम को अंजाम देते हैं। ये जैसे गवाही देते हैं हमारे उन किस्सों की जो हमने खुद सुलझाए हैं, बड़े बड़े रहस्य। लेकिन पिछले कुछ समय से मिस्टर हेनरी की सेहत कुछ खराब रहने लगी थी, जैसे बहुत ज़्यादा टेंशन में वो रहने लगे थे। मैंने उन्हें कह दिया था ये काम कुछ समय के लिए मैं संभाल सकता हूँ, इसीलिए वो घर में अकेले रहा करते। फ़ोन पर मुझसे कुछ बात कर लिया करते। जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होती मैं उनसे मदद मांग लेता, लेकिन फिर भी मैं अकेले यह काम करना ज़्यादा पसंद कर रहा था। मैं चाहता था कुछ महीनों के लिए वो रेस्ट करें, क्योंकि दोबारा काम पर आने के बाद हमें बड़े बड़े केस सुलझाने थे। कुछ रेस्ट उन्हें भी चाहिए थी। लगभग दोपहर के 12 बजे जब मैं उस घड़ियों की दुकान पर एक पुरानी घड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मैं उस समय कोई भी खास केस सुलझा नहीं रहा था। जो भी केस मैं सुलझा रहा, लोगों को उन कामों पर लगाया हुआ था। छोटे मोटे केस थे। मैं कई ऐसे लोगों को जानता था जो गोस्ट हंटर्स बनना चाहते थे, या कह सकते हैं ऐसा काम करते थे। छोटे मोटे केस हम उन्हें दे दिया करते थे ताकि वो भी कुछ सीख पाएं। दुनिया में भूत प्रेतों की कमी नहीं है, हर जगह पर हम मौजूद नहीं हो सकते, इसीलिए कुछ ऐसे लोगों से मदद लेना काफ़ी मुश्किल भरा नहीं होता, बल्कि आसान होता है। तभी 12 बजे मुझे मिस्टर हेनरी का फ़ोन आया। वो मुझे कह रहे थे एक खास आदमी तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है, ऐसा करो उसकी मदद कर देना। बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है, देख लेना उसकी मदद तुम ही करना। ये केस किसी और को मत देना, तुम आसानी से इसे सुलझा सकते हो। मैंने मिस्टर हेनरी को हामी भर दी थी। जैसे ही 1 बजे वो आदमी सीधा हमारी घड़ियों की दुकान के अंदर आया ना, उसके कई सिक्योरिटी गार्ड, उसके बॉडी गार्ड्स बाहर खड़े थे, जो लगभग 30 से ज़्यादा संख्या में थे। यानी ये कोई बड़ा आदमी लगता है। अंदर सोफे पर बैठा हुआ वो इस तरह मायूस निराश सा नजर आ रहा था। मैं समझ गया था इतने बड़े आदमी को कोई ऐसी चीज़ परेशान कर रही है जिसका निपटारा ये अकेले कर नहीं पा रहा है। वो बार बार इधर उधर देखे जा रहा था। मैं जल्दी से बाकी काम छोड़कर उसके पास गया। सामने बैठकर अब मैं उससे बातें करने लगा। वो मुझसे बातें बड़ी जल्दी करना चाहता था, अपनी परेशानी जल्दी बताना चाहता था और कह रहा था मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। बार बार उसकी ज़बान पर ये शब्द आ रहे थे, जिसके बाद उसकी ज़बान कांपने लगती। मैं उसे थोड़ा समझाना चाहता था, शांति से बताइए, देखिए जल्दबाजी में आप मुझे सही से समझा नहीं पाएंगे, अपने मन को शांत कीजिए। फिर वो थोड़ा सा शांत हुआ और कहने लगा मेरा बेटा एक ऐसे घर में रह रहा था जहां उसको प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत परेशान तो कर रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया और उसके बाद वो गायब हो गया। शायद ऐसी किसी शक्ति ने उसे मार दिया है। अगर आप कुछ कर सकते हैं उसे, अगर आप बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। मैंने कहा अच्छा, क्या सच में उसके साथ कोई हादसा हो गया है? क्या वो मर चुका है? उसने कहा नहीं नहीं, वो मरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उसे कुछ हो गया है। वो उस घर में मौजूद नहीं है। मैंने कई लोगों को वहां पर भेजा, लेकिन उनमें से
ज़्यादातर जख्मी होकर आए हैं। वहाँ कहते कोई ऐसी शक्ति है जो सबको मार देती है। तो मेरे बेटे को मार तो नहीं दिया गया होगा ना? मैं उसे शांत कर रहा और शुरू से जानकारी चाहता था। वो कौन है, उसका बेटा कौन है, आखिर उसे किससे खतरा था, क्या कोई पुरानी चीज़ है जो उससे जुड़ी हुई थी? उसने मुझे शुरू से बताना शुरू किया। वो एक आर्म्स डीलर है, यानी कि हथियारों का विक्रेता। ऐसे लोग होते बहुत अमीर हैं, लेकिन गुमनामी की जिंदगी जीते हैं। बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े देश ऐसे लोगों के पीछे पड़े होते हैं, इसीलिए ये छिप कर ही रहते हैं। लेकिन अमीर बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इसके इतने ज़्यादा बॉडीगार्ड थे जो दुकान को चारों तरफ से घेर चुके थे। फिर वो कहने लगा, मेरे दुश्मन तो कई थे, मुझे धमकियां भी काफ़ी मिला करती थी और अंडरवर्ल्ड के कई ऐसे लोग मुझे जानते भी हैं जो खतरे को दूर कर दिया करते थे। लेकिन मेरा बेटा, मैं उसे हमेशा खुद से दूर रखना चाहता था, ऐसी जगह जहां कोई उसे ढूंढ ना सके। वो वेनेजुएला के जंगलों में, वहां पूरे इलाके को हमने खरीद लिया था, किसी को पता तक नहीं था। उस जंगली इलाके में एक घर में वो रहा करता था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन वो अकेला रहना पसंद करता था। मैं जब भी उससे बात किया करता था ना, वो बड़ा खुश होता और कहता, यहाँ ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, मैंने बहुत चीज़ें बना रखी हैं। लेकिन अचानक फिर उससे बात बंद हो गई। बाद में मैंने अपने लोगों से पता किया तो उन्होंने बताया वो भूत प्रेत से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, उनसे बचने की कोशिशें कर रहा था, जादू सीख रहा था ताकि इस दुनिया के परे की पारलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल कर पाए। वहाँ जब उसको ढूंढने के लिए मेरे लोग गए थे ना, जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, मैं आपको बता दूं 100 से ज़्यादा लोग गए थे, लेकिन उनमें से 10 लोग मारे गए थे, बाकी जख्मी हो गए थे। वहाँ कहते हैं कोई ऐसी शक्ति है जो लोगों को मार देती है, जिससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने कई बार अपने लोगों को भेजने की कोशिश की वहाँ पर, लेकिन अब सब डरते हैं वहाँ जाने से, कोई वहाँ जाना नहीं चाहता। मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊँ, अब बताइए। आप अब कितने यूरोस लेना चाहेंगे? मैं आपको मिलियंस में दे सकता हूँ, देखिए मैं बिलियंस में भी दे सकता हूँ, अगर आप मेरे बेटे को बचा लें। मेरा बेटा बच जाना चाहिए। तब मैंने थोड़ा सा मुस्कुराकर उस आदमी को कहा था, देखिए मैं कीमत के लिए ये काम नहीं करता, मदद के लिए करता हूँ। हमारे पास भी इतना धन है कि हमें दोबारा ये काम करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आप मिस्टर हेनरी के दोस्त हैं तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, शायद मुझसे बेहतर इस चीज़ को कोई ना समझ पाए। मैं कल ही वहाँ पर चला जाऊँगा और मैं नहीं चाहता मेरे साथ आपका कोई आदमी जाए। ये ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो जिसे समझ में आती हैं वही कुछ कर सकता है, तो मैं ये अकेले करना चाहूँगा। आप अब जा सकते हैं, मुझे एड्रेस दे दीजिए और कीमत की बात मत कीजिए। आप हेनरी के दोस्त हैं, मैं ये काम फ्री में करना चाहूँगा आपकी मदद के लिए। वो मेरे चेहरे की तरफ देखे जा रहा था, उसे लग रहा था वो कीमत देकर किसी को भी खरीद सकता है, और मैंने ये काम फ्री में करके जैसे उसके चेहरे पर वो रंग उड़ा दिया था। अंदर से वो खुश भी हो रहा था कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। मैंने वादा किया था वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। जिसके बाद मैं तैयारियां करने लगा। मिस्टर हेनरी को मैंने बता दिया था ये काम है, और मिस्टर हेनरी भी मुझे कह रहे थे ये आदमी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और अगर इसके आदमी ये काम नहीं कर पाए हैं, मुझे लगता है तुम वहाँ हथियार ज़रूर लेकर जाना, और हो सके तो कुछ लोगों को भी साथ में ले लो। मैं मिस्टर हेनरी को कह रहा था नहीं, ये काम मैं अकेले करना चाहूँगा, लेकिन मिस्टर हेनरी ये बात खास तौर पर कह रहे थे कि इस आदमी के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, अगर ये वो काम नहीं कर पाया है तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। मैं हेनरी की बातों को समझ नहीं पाया था, इसीलिए मैंने हेनरी को साफ साफ ये कह दिया मैं एक काम अकेला करूँगा, अगर मुझे वहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा। तब मिस्टर हेनरी ने हामी भर दी थी और उसी दिन फ़्लाइट लेकर मैं सीधा वेनेजुएला की तरफ निकल पड़ा था। अगले दिन जब मैं वेनेजुएला में पहुंचा, वहाँ उस आदमी के कई लोग थे जो पहले से मेरी मदद के लिए तैयार थे। एक गाड़ी जो कि जंगल सफारी वाली थी, वो जंगल में कहीं भी ले जाई जा सकती थी, वो मेरे लिए तैयार की गई थी। बाकी खाने पीने का सामान, वहाँ रहने का सामान और हथियार, ऐसे ऐसे हथियार जिसकी मदद से मैं कई लोगों से अकेला ही लड़ाई कर सकता था।
ऐसा लग रहा था वो कोई साधारण गाड़ी ना हो, किसी आर्मी वाले की गाड़ी हो जो किसी जंग पर जा रहा हो। इतने सारे हथियार उस पर भरे पड़े थे और बाकी मेरे सामान, वो बड़े बड़े बैग जिसमें मैं ऐसी मशीनें लेकर जा रहा था। मुझे नहीं पता था वहाँ पर कैसी शक्ति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर इतने लोग वहाँ कोई काम कर नहीं पा रहे तो मुझ अकेले को वहाँ काफ़ी दिक्कत होने वाली है। मैंने उस आर्म्स डीलर से बात भी की थी और उसने मुझे बताया था वहाँ उस घर में तुम्हें जो भी जानकारी चाहिए मिल जाएगी। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसकी फुटेज तुम चेक कर सकते हो। बाकी मेरा बेटा डायरी में सब कुछ लिखा करता था, हर दिन उसके साथ जो जो हुआ हर चीज़ वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अब वो गाड़ी लेकर आगे की तरफ निकल पड़ा, अकेला। मुझे नहीं पता था वो जो घर है जंगल के बिल्कुल बीच में बना हुआ, वो ऐसा घर था दूर दूर तक कोई भी आता जाता इंसान वहाँ मिलने वाला नहीं था। लेकिन ये घर एक ऐसी जगह पर बनाया गया जो ज़मीन को शापित कहा जाता है। ये बात मुझे यहाँ पैर रखने के बाद पता लगी थी। मैं उस गाड़ी को लेकर वो जंगली इलाके के बीच से जा रहा था। जैसे जैसे मैं जंगल में आगे बढ़ता गया, पहले तो बिल्कुल साफ सड़क बनी हुई थी, लेकिन उस सड़क पर कोई भी आता जाता इंसान मुझे नज़र नहीं आया, कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। कई जगह मुझे कच्चे रास्ते नज़र आ रहे थे। फिर पक्की सड़क से नीचे उतरना पड़ा। बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ से मैं आगे बढ़ने लगा। कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते कई जगह पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से इस इलाके में कोई आया ना हो, इन पेड़ों को किसी ने देखा ना हो। उस रास्ते पर मैं आगे बढ़ता ही गया। मुझे लगभग 40 किलोमीटर और आगे जाना था। पहाड़ी इलाके शुरू हो गए थे, छोटी छोटी वो सड़कें, अकेली मेरी गाड़ी। मैं उस गाड़ी से आगे बढ़ता ही रहा। वहाँ कुछ ऐसे पेड़ मुझे देखने को मिल रहे थे जो बहुत टेढ़े मेढ़े से थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा जैसे वो साधारण पेड़ नहीं है, म्यूटेशन से बनाए गए नई प्रजाति वाले पेड़ हैं। उन पेड़ों के बीच से निकलते निकलते मुझे बिना हवा के हिलती हुई वो पेड़ों की टहनियाँ नजर आई थी। वहाँ से थोड़ी घबराहट होने लगी थी मुझे। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पेड़ शापित तो नहीं है। वैसे मुझे बताया गया है कि ये ज़मीन जो है ना, जो खरीदी गई है, ये एक शापित ज़मीन है। आखिर उस आर्म्स डीलर ने ऐसी ज़मीन को क्यों खरीदा होगा? शायद मुझे पता है क्यों खरीदा होगा, क्योंकि वो गुमनामी में रहना पसंद करता है ना। ऐसे लोग ऐसे इलाकों को खरीदते हैं, ऐसी ज़मीनों को खरीदते हैं जहाँ कोई आता जाता ना हो, ताकि उनके बारे में कुछ भी पता ना लग सके, ताकि कभी उन्हें छिपना पड़े तो वो ऐसी जगह पर आएंगे ना जहाँ सब आने से डरते हों। इसीलिए उसका बेटा भी यहाँ अकेले रहता होगा, किसी को पता तक नहीं चला कि उसका बेटा यहाँ पर है, वरना उसके दुश्मन उसके बेटे को मरवाने की कोशिश तो करते ना। वहाँ उन पहाड़ियों के बीच से निकलते हुए मैं एक ऐसे पुल तक पहुँचा था। वो लकड़ी से बना हुआ बड़ा सा पुल था। वो पुल के दूसरी तरफ दूसरा पहाड़ था, इस तरफ एक पहाड़ और लकड़ी से बना ये पुल। जैसे ही मैंने उस पुल को पार किया ना, वो पुल बड़ा कच्चा था, लेकिन फिर भी वो भारी गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई। वहाँ गाड़ी रोककर मैंने पीछे देखा था। वो पहाड़ी से पीछे जाने का सिर्फ वो इकलौता रास्ता था। यानी कभी कोई गड़बड़ हुई ना, ये पुल कभी टूट गया तो इस पहाड़ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं मिलेगा। इतना घना जंगल था ना, वहाँ मैं आगे गाड़ी चलाता गया और अब तो जो पगडंडी मुझे नज़र आ रही थी ना, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा घास उग चुकी थी। यानी बहुत कम गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी होंगी, यकीनन कुछ समय पहले ही गुजरी होंगी ना, वो आर्म्स डीलर के बेटे को ढूंढने के लिए। पूरा सफ़र काफ़ी लंबा था। अगर मैं सड़क पर वो सफ़र करता 2-4 घंटों में पूरा कर लेता, लेकिन जंगल के अंदर वो सफ़र तय करने में मुझे 12 घंटे का समय लगा था। तब जाकर वो बड़े से घर तक मैं पहुंचा। जंगल के बिल्कुल बीच में बना हुआ महल जैसा वो घर, जिसमें करीबन 40 कमरे थे। वो बड़ा गेट खोलकर जब मैं अंदर गया, वहाँ पत्तियाँ ही पत्तियाँ थी। जंगल में आंधी चली होगी ना, तो सूखी पत्तियाँ हर तरफ बिखरी पड़ी थी। लेकिन वो महल जैसे घर के आसपास बड़ी चारदीवारी और उसके बाहर लगे अजीबोगरीब रंग बिरंगे पेड़,
वहाँ उस महल के अंदर जाते वक्त मुझे ऐसा आभास हो रहा था जैसे नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है। कुछ न कुछ तो ऐसा यहाँ पर मौजूद है जो मेरे दिमाग पर असर डाल रहा है। अब तक मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। ये कैसी कैसी जगह है? मुझे कुछ डर क्यों लग रहा है? मैं अजीबोगरीब शक्तियों का इस्तेमाल कर चुका हूँ, उनसे लड़ भी चुका हूँ, लेकिन ऐसा आभास मुझे पहली बार हुआ था जब मैं उस महल जैसे घर के अंदर गया था ना। अंदर से साफ सफाई पूरी थी, लेकिन वहाँ कई कपड़े गिरे हुए, बहुत सारा सामान गिरा हुआ था। वहाँ पर खून के बहुत सारे छींटे भी थे। मैं घर के बाहर भी देखने लगा, अंदर भी देखने लगा। कई जगह खून के छींटे ही छींटे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कत्लेआम हुआ हो। दीवारों पर कोई भी गोलियों के निशान नहीं थे। ऐसा नहीं था कि यहाँ किसी भी गोली का इस्तेमाल किया हो। जैसे हाथापाई हुई हो, भारी संख्या में हाथापाई हुई हो। बाहर मैंने बंदूकें भी पड़ी हुई देखी जो पत्तियों से ढकी हुई थी। शायद यहाँ बंदूकें छीन ली गई होंगी, लेकिन एक भी गोली चलाए बिना कैसे उनके हाथों से बंदूकों को छीन लिया गया होगा। जो पत्तियां ऊपर गिरी हुई वो शायद आंधी के कारण पास के पेड़ों की वो पत्तियां थी। वहां वक्त लगभग शाम का हो गया था, इसीलिए मुझे लगा बाहर वाला वो गेट लगा देना चाहिए। सबसे पहली चीज तो सुरक्षा होनी चाहिए। बाहर वाला गेट मैंने लगा दिया था और इस घर के चारों तरफ वाली वो चार दीवारी, उसे फांदना असंभव के समान था। वहां कटीली तारें लगी हुई थी जिसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी थी। कोई जानवर, कोई इंसान उसे पार नहीं कर सकता था। लेकिन काली शक्तियां, वो शक्तियां तो कहीं भी आ जा सकती हैं ना, उनसे मुझे बचकर रहना चाहिए। इसीलिए घर के अंदर पहुंचकर वो बड़े कमरे में मैंने खास चीजें टिकानी शुरू कर दी थी। शक्तिशाली वो चीजें मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वो बड़ी बड़ी मशीनें चारों कोनों में टिकाई, ताकि यहाँ पर वो रेडिएशन ऐसे फैली रहे। कोई भी ऐसी शक्ति यहाँ बिना दिखे सामने आने की कोशिश करेगी ना, मैं उसे सामने लाकर ही रहूँगा। और उसके बाद मेरे पास वो अलग अलग मशीनें भी मौजूद हैं, वो तरीके जिससे मैं भूत प्रेत से निपटारा करता हूँ, मुकाबला करता हूँ। वो तरीके तो मुझे बड़ी आसानी से पता थे। फॉगिंग मशीन्स भी मैंने अलग अलग कमरों में लगा दी थी। एक तो यहाँ कमरे बहुत ज़्यादा थे। फॉगिंग मशीन से अगर कोई भी भूत प्रेत बिना नज़रों में आए यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा ना, इसमें वो जलता जाएगा। कोई भी प्रेत इस फॉगिंग मशीन को पार नहीं कर सकता। ये धुएं की चादर को पार करना उनके लिए जैसे यहाँ से ख़त्म होने के बराबर है। वो थोड़ा थोड़ा धुआं करके बाहर वाला गेट लगाकर, घर का दरवाज़ा लगाकर अब मैं सीधा लाइब्रेरी वाले उस कमरे में पहुँचा था। वहाँ जाकर तलाशी लेने लगा था। उसके बाद मैंने वहाँ वो डायरी ढूंढ निकाली जो उस लड़के की थी। उसका नाम था मार्टिन। वो यहाँ से गायब हुआ है। वो आर्म्स डीलर का बेटा। उसकी उस डायरी को एक सोफे पर बैठकर मैं पढ़ना शुरू हो गया था और उसने अपनी आप बीती उसमें बताई थी कैसे वो जिंदगी को जीना पसंद करता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है क्योंकि उसके पिता एक आर्म्स डीलर हैं जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। वो अकेले कहीं घूम नहीं सकता। कम से कम 50 बॉडीगार्ड्स हमेशा उसके साथ होते हैं। वहाँ की पुलिस के साथ भी उसे पहले बात करनी पड़ती है। अकेले घूमने नहीं जा सकता, बिना किसी को बताए कुछ खा नहीं सकता। लेकिन इस जगह आकर उसे शांति का एहसास हुआ था। किसी को नहीं पता था कि वो यहाँ पर है। कुछ बॉडीगार्ड्स यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये बात लीक करने की बात कबूली, जिसके बाद उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया। वो कहाँ गए किसी को नहीं पता। वो लड़का यहाँ पर रहा करता था, जिसके बाद उसे अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। उसे ये बताया गया था ये ज़मीन शापित है, लेकिन जो जिंदगी में उसके साथ हो रहा था वो अकेला नहीं रह सकता था। यहाँ कम से कम वो चीज़ तो उसे मिल रही थी ना। उसे लगा भूत प्रेत से निपटारा आसानी से पाया जा सकता है ना। ऐसी कई तरकीबें बताई जाती हैं जो भूतों को दूर कर देती हैं। सबसे शुरुआत में उसे यहाँ परछाइयाँ नजर आया करती थी। कोई इंसान यहाँ मौजूद नहीं होता, परछाई जैसे अपने आप बनने लगती जिसका वो पीछा किया करता। अलग अलग कमरों में वो परछाई जाती, जिसके बाद पेड़ भी हरकत करने लगे थे। पेड़ों के ऊपर से उसे जैसे उड़ने वाले ऐसे इंसान नजर आने लगे जो पेड़ों के अंदर गायब हो जाया करते थे। कई बार पेड़ पकड़ने की कोशिश करते, जैसे उसकी टहनियाँ जिंदा हो जाती। ऐसी कई चीज़ें थी जो उसके साथ हो रही
और मैं समझने की कोशिश कर रहा, ये इतना सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इन चीज़ों का आभास तो मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा। मुझे देखना होगा, क्या ये सारी बातें सच हैं या उसे कहीं फंसाया तो नहीं गया होगा। लेकिन वो अंतिम पन्ने पर उसने ये लिखा हुआ था, आज मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना ही होगा। वो एक ऐसी लड़की का पीछा करने लगा था जो जंगल में नजर आया करती थी। उसे साफ पता लग गया था वो लड़की जिंदा नहीं है, उसकी प्रेत आत्मा है, लेकिन वो उस प्रेत आत्मा से बातें करने लगा था, उसके साथ जाया करता। वो जंगल में उसे ढूंढने के लिए गया था क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो प्रेत आत्मा उसे नजर नहीं आई थी। यह आखिरी पन्ने पर लिखा हुआ। शायद उसके बाद वो गायब हो गया होगा ना, तो वो लड़की को ढूंढने के लिए गया। इस घर से बाहर, वो 4 दीवारी से बाहर गया, जिसके बाद उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ। मुझे बस उसकी जानकारी चाहिए। यहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे जो डीवीआर सिस्टम से मैंने चेक करने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं थी। शायद वो रिकॉर्डिंग को नष्ट कर दिया गया होगा। इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं शुरुआत कर पाता। इतना पता था वो घर से बाहर गया है, तो उसे ढूंढने के लिए मुझे भी घर से बाहर जाना होगा। रात के 12 बजे, वो रात के 12 बजे जाया करता था जब घर के पीछे वाले वो लाल रंग के पेड़ के ऊपर बैठी एक लड़की उसे नजर आया करती थी। रात के 12 बजे मैं वो घर से बाहर निकला, पीछे वाले जंगल की तरफ, लाल रंग के पेड़ की तलाश में। वहीं पर मुझे पता लगेगा वो लड़की कौन है जिसके बारे में उस लड़के ने लिख रखा था। क्या इस लड़के का उससे कोई रिश्ता है? गायब होने में उसका कोई हाथ तो नहीं? मैं जैसे जैसे उन पेड़ों के पास से गुजरता जा रहा, ऐसा लग रहा था हल्की हल्की हवाएं चलने लगी हैं। वो पेड़ थोड़े थोड़े हिलने लगे थे। उसके बाद आगे वाले वो पेड़ जिन पर एक भी पत्ता मौजूद नहीं था। वहाँ जंगली इलाका ऐसा था, बिना पत्तों वाले वो पेड़ बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे। जबकि मैं वो मशीन भी हाथ में पकड़े हुए आगे बढ़ रहा था। अगर वहाँ पर कोई भी ऐसी शक्ति मौजूद होती जिसे पैरानॉर्मल एंटिटी कहा जा सकता है, माना जा सकता है, तो रीडिंग ज़रूर आ जाती। वो मशीन में कोई रीडिंग नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं घबराए जा रहा। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। पेड़ जिंदा हैं, सारे के सारे पेड़ पूरी तरह से हरे हैं, लेकिन उन पर एक भी पत्ता मौजूद नहीं है। जैसे पत्ते झड़ गए हों या सारे के सारे पत्तों को उखाड़ दिया गया हो। वहाँ उन पेड़ों के बीच से मैं निकलता गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, मुझे वहाँ नीले रंग के, काले रंग के, जले हुए छोटे बड़े हर तरह के पेड़ नजर आ रहे, लेकिन लाल रंग का कोई पेड़ नहीं दिख रहा था। उन बिना पत्तों वाले पेड़ों के बिल्कुल बीच चमकता हुआ लाल रंग का एक पेड़ नजर आया, जिस पर चमकदार पत्ते थे, दूर से दिख रहे। ऐसा लग रहा जैसे रोशनी छोड़ रहे हों। मैंने जमीन पर भी देखा, घास थोड़ी साफ थी, जैसे कोई बार बार इस घास पर चलकर इस तरफ आता हो। यकीनन मार्टिन यहाँ पर जरूर आता होगा। तो जैसे ही मैं उस पेड़ के करीब गया ना, मुझे महसूस होने लगा एक अजीब सी सुगंध मुझे साफ साफ महसूस हो रही। और जैसे ही मैंने मशीन की तरफ देखा, रीडिंग फुल थी, हाईएस्ट रीडिंग थी उस पर। यानी यहाँ आसपास सिर्फ एक ही शक्ति मौजूद नहीं है, कई और शक्तियाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा सा घबरा गया था, इसीलिए कलाई पर पहनी हुई वो घड़ी मैंने ऑन कर दी थी, जिससे एक सुरक्षा घेरा मेरे आसपास बन जाए। वो शक्तियाँ अगर मेरे खिलाफ कोई काम कर रही हों या हमला करने की कोशिश करें, कुछ समय मुझे ज़रूर मिल जाएगा। मेरे पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड छोड़ने वाली गन भी मौजूद थी, जिससे एक तरफ अगर मैं वार करता मुझे और समय मिलता। ऐसी शक्तियाँ इस तरह की वाइब्रेशन को ज़्यादा समय झेल नहीं सकती। आपकी आंखों के सामने कोई नज़र आए या ना आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हर जगह मौजूद है। मैं उसका इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन कुछ समय के लिए ही। इस तरह वहाँ खड़ा होकर मैं चारों तरफ देखे जा रहा। रीडिंग तो आ रही है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। तभी मुझे उस पेड़ के बिल्कुल पीछे एक लड़की बैठी हुई नज़र आई। उसके चारों तरफ जैसे पेड़ की जड़ें थी, जैसे कोई घोंसला बनाया गया हो, टहनियों का, बड़ी बड़ी जड़ों का। वहाँ उसके बीच में बैठी, अपने सर को नीचे किए हुए। मैं जैसे ही उसकी तरफ
बढ़ने लगा था ना, मुझे पेड़ के ऊपर लटकते हुए कपड़े दिखने लगे। वो अपने आप हिल रहे थे। ऐसा लग रहा जैसे उल्टे चमगादड़ लटके हुए हों, लेकिन वो साधारण कपड़े नहीं थे। आसपास के पेड़ों पर चुड़ैलें थी जो कपड़ों की तरह लहरा रही थी। ये पहले लक्षण होते हैं जब चुड़ैलें हमला करने वाली होती हैं। ऐसे काले जले हुए कपड़े की तरह नजर आती हैं, फिर अपना असली रूप वो दिखाती हैं। मैंने अपने कदमों को रोक लिया था, लेकिन उस लड़की से बात तो करनी ही होगी ना। उस लड़की से बात किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। कोई और जो चीज़ नहीं कर पाया, मुझे वो चीज़ करनी होगी। मैंने खुद को समझाते हुए 2 कदम जैसे ही आगे बढ़ाए ना, वो पेड़ों के ऊपर से वो काले रंग के कपड़े ज़मीन पर गिरने लगे। जैसे ही वो काले कपड़े ज़मीन पर गिरे थे ना, वहाँ लगभग 10 चुड़ैलें थी जो खड़ी हो गई थी। वो मुझे रोक रही थी वो लड़की के करीब जाने से। वो लड़की मुझे कोई चुड़ैल नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो कोई प्रेत आत्मा हो सकती है या जिंदा लड़की भी हो सकती है, क्योंकि आसपास इतनी चुड़ैलें हैं, इतनी बुरी शक्तियां हैं। रीडिंग से मैं सही से कुछ समझ नहीं पाऊंगा। पहले तो मुझे इन चुड़ैलों से निपटारा पाना होगा। मैं थोड़ा तेज हुआ उस लड़की के करीब जाने के लिए। तभी उनमें से 2-4 चुड़ैलें उड़ती हुई मुझ पर हमला करने लगी। वो बार बार पेड़ पर लटक जाती और उल्टी होकर मुझे पकड़ने की कोशिश करती। घड़ी को मैंने ऑन किया हुआ था। मेरे आसपास जैसे वो रक्षा कवच बना हुआ। बार बार एक रेडिएशन जो मेरी घड़ी से छोड़ी जाती ना, वो उन चुड़ैलों को कुछ फुट दूर कर देती, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा। उनकी संख्या ज़्यादा थी, बार बार मुझ पर हमला करने की कोशिश करती। इसीलिए मैंने वो लकड़ी की तलवार भी निकाली थी। ये लकड़ी की तलवार एक खास शुद्ध लकड़ी से बनी हुई है। कई मंत्रों को लगभग कई सालों तक इसके इस्तेमाल से इसे एक ऐसी पवित्र तलवार बनाया गया है ना, जो खास तौर पर भूत प्रेत के ऐसे अदृश्य रूप को काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे ही मैं उस तलवार का इस्तेमाल कर रहा, वो चुड़ैलें घबराने लगी थी। उन्हें अब समझ में आ रहा था मेरे पास वो तरीके भी हैं जो शायद उन्हें पता नहीं होंगे। एक चुड़ैल जैसे ही उसके एक बाजू की तरफ मैंने लकड़ी की वो तलवार मारी थी ना, उसे लग रहा था लकड़ी की तलवार है, उसे कुछ नहीं होगा। कोई इंसान भी इस लकड़ी की तलवार से जरा भी जख्मी नहीं होगा, थोड़ी सी चोट ही तो लगेगी। लेकिन उसकी बाजू कट गई थी। उसकी बाजू एक तरफ जल रही थी और एक बाजू से वो पेड़ के ऊपर। बाकी चुड़ैलें घबरा गई थी। उन्हें पता लग गया था मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ, कोई साधारण हथियार लेकर नहीं आया हूँ। लेकिन वो एक झटके में इकट्ठी ही मुझ पर हमला करने लगी। मुझे वो तलवार को तेजी से घुमाना पड़ा। उनके वार हो रहे थे, लेकिन मेरा वो रक्षा कवच भी ज़्यादा समय मुझे रोक नहीं पाता। मुझे कदमों को पीछे हटाना पड़ा। वो लाल पेड़ से मुझे काफ़ी दूर तक ले आई, जिसके बाद मुझे वो बंदूक का इस्तेमाल करना पड़ा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उनकी तरफ जब मैंने मारी थी ना, 12-12 फुट दूर पीछे झटका खाकर वो चुड़ैलें गिरती और एक झटके में कमज़ोर भी हो जाती। 2 बार वार किए थे और ज़मीन पर वो ऐसे तड़पने लगी थी जैसे जोंक के ऊपर नमक डाला जाता है ना, वो जोंक तड़पती है, ऐसे ये चुड़ैलें तड़प रही थी। वो तलवार को लेकर मैं उनके बहुत करीब था और कह रहा, मुझे आगे जाने दो, मुझे आगे जाने दो, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तुम सबको एक झटके में ख़त्म कर दूंगा। तुम्हें दूर चले जाना चाहिए बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। अगर बचकर रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, अगर नहीं तो उठो, मुकाबला करो, और इस बार मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला, ख़त्म कर दूंगा सबको। वो तितर बितर हो गई थी, सभी की सभी। मैं चलकर दोबारा उस लाल पेड़ के करीब जाने लगा और अब मैंने महसूस किया यहाँ पर वो काली शक्तियों की रीडिंग पहले जो मीटर पर आ रही थी ना, अब बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन कुछ महसूस ज़रूर हो रही। मैंने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की। वो पेड़ जिन पर पत्तियाँ नहीं थी, मैं अब समझ पाया उन पर पत्तियाँ क्यों नहीं थी। सभी के सभी पेड़, टहनियाँ वो हिल रहे मुझे पकड़ने के लिए। वो पेड़ों की जैसे लटें मेरे करीब आ रही, सांप की तरह मुझे लपेटे जा रही। मेरी टांगे, मेरी बाजू को वो पकड़ रही और मैं वो गन का इस्तेमाल कर रहा था ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से मैं उन्हें रोक पाऊँ। ये पेड़ ही कुछ ऐसे थे जो काली शक्तियों से नहीं बने थे, बल्कि साधारण ही लेकिन सोच समझ वाले मुझे पकड़ रहे, दबोच रहे। मैं ऐसी चीज़ें भी लेकर आया था जो मुश्किल में मेरे काम आती।
मैंने जल्दी से वो जलती हुई मोमबत्ती निकाली जिस पर बटन दबाने से आग निकलती है, और वो उन टहनियों को आग लगाकर मैं बच रहा, लेकिन फिर भी वो टहनियां मुझे पकड़ने की कोशिश करती जा रही थी। अब मुझे अपने कदम पीछे हटाने पड़े। मैं इतने पेड़ों का मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। लेकिन चारों तरफ वो बिना पत्तों वाले पेड़ थे जो सभी के सभी हिल रहे, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे। उनकी एक ही कमजोरी थी, जहां पगडंडी थी ना, वहां थोड़ी दूरी पर थे वो पेड़। उनकी टहनियां मुझ तक पहुंच नहीं पा रही। मैं बिल्कुल बीच में खड़ा था, 2-4 फुट का ही फर्क था। वो टहनियां इतनी तेजी से मेरे करीब से निकल रही, अगर मैं उनसे टकराता तो जख्मी हो सकता था। सभी के सभी पेड़ मुझे पकड़ना चाहते, लेकिन जड़ें उनकी जमीन के अंदर धंसी हुई थी, इसीलिए मुझसे थोड़ी दूरी पर थे। लेकिन मैं सोच रहा, इनसे बचूं तो कैसे बचूं। अब मुझे जल्दी से सोचना होगा। ये क्या है? ये कोई रूहानी शक्ति नहीं है, जैसे इन पेड़ों को म्यूटेशन से बनाया गया हो। यहाँ की सुरक्षा के लिए किसने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, जल्दी से सोचना होगा। तभी मैं महसूस करने लगा, जब से मैंने इस घड़ी को ऑन किया है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ फैलानी शुरू हुई है। ये पेड़ तब से ज़्यादा हिलना शुरू हो गए हैं। मैंने घड़ी को बंद किया, अपनी शील्ड बंद कर दी थी मैंने, वो गन को भी जैसे मध्यम पर कर दिया। उसके बाद ये पेड़ मुझे नहीं पकड़ रहे, बल्कि इधर उधर वो टहनियाँ फैला रहे। शायद उन्हें ये रेडिएशन परेशान कर रही थी। जिस तरफ से ये रेडिएशन आती, ये उस तरफ हमला कर रहे। यानी ये मुझे देख नहीं सकते, बल्कि ये रेडिएशन से महसूस कर पा रहे हैं खतरा किस तरफ है। इस तरह मैं अब आगे बढ़ सकता था। उन पेड़ों के करीब से मैं निकल रहा। धीरे धीरे वो शांत होते जा रहे थे। वो धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो गए। मैं वो लाल पेड़ के पास दोबारा खड़ा हो गया था। जैसे ही लाल पेड़ के पीछे मैं जाने वाला था, मैंने महसूस किया लाल पेड़ के ऊपर ढेर सारे उड़ते हुए चमगादड़ गोल गोल घूमने लगे थे, और अब मैं फिर से मुसीबत में आने वाला था। ऐसी बुरी शक्तियों को रोकने के लिए मुझे घड़ी का इस्तेमाल करना होगा, अपनी उन मशीनों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन उससे ये पेड़ फिर से मुझे पकड़ना शुरू हो जाएंगे। मुसीबत दोनों तरफ है, मुसीबत दोनों तरफ है। ये चमगादड़ क्या है? मैं समझने लगा था ये साधारण चमगादड़ नहीं, जैसे ये खून पीने वाले पिशाच हो, लेकिन छोटे आकार के। लगभग 1 फुट के वो चमगादड़ थे, बड़े खौफनाक और खतरनाक। पेड़ के इर्द गिर्द घूमने लगे थे, इकट्ठे होने लगे थे। 100 से 200 की संख्या में थे, और ये घूमकर जब जमीन पर हमला करते हैं ना, बिल्कुल बाज की तरह ये मुझे नोच सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसी जैकेट पहन कर आया था जिसे खोलकर मैं अपने शरीर को पूरी तरह से ढक सकता था। मैंने जैकेट को खोला और चारों तरफ वो जैकेट लपेट ली थी। इस तरह वो मुझ पर हमला तो कर पा रहे, लेकिन उस जैकेट को भेदना उनके लिए असंभव था। ऐसे पिशाच अपने दांत या शरीर के कोई भी अंग, नाखून तक इस जैकेट के अंदर नहीं गड़ा सकते। इसमें चांदी की परत लगी है जो उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। इस तरह अपना मैं एक अलग कवच बना सकता था। वो चमगादड़ बार बार हमला करते और खुद जख्मी होकर जमीन पर तड़पने लगते। मैंने जेब में हाथ डालकर वो डिब्बी के अंदर छोटा मिश्रण, चांदी को बारीक पीसा गया, उसे हवा में उड़ाया। वो जितने भी चमगादड़ जब हमला करने के लिए आए, वो चांदी का मिश्रण हवा में घुल चुका, और उनकी जैसे सांसों में या शरीर में लग रहा, वो तड़प कर नीचे गिरने लगे, जैसे चुड़ैलें तड़प रही थी। चमगादड़ों का वो झुंड, कहूँ तो पिशाचों का वो झुंड जमीन पर तड़पता हुआ नजर आया, और मैं उनके बीच से निकल पड़ा। वो चमगादड़ जो बचे वहां से भाग निकले थे। उन्हें पता लग गया था अब बचना मुश्किल है। अगर यहाँ कोई भी इंसान आता तो वो इनका मुकाबला नहीं कर पाता। 100 क्या 1000 लोग भी आते तो वो उन चुड़ैलों से मुकाबला नहीं कर पाते। बचते तो पेड़ों से बच नहीं पाते। उसके बाद ये पिशाच, यहाँ ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वो लड़की अब भी मेरे सामने बैठी हुई जमीन की तरफ देख रही। जब मैं चलकर उसके पास गया, वो पेड़ जिसने वो घोंसला बनाया हुआ जैसे उसे दबोचा गया था, उसे वहां से वो पेड़ निकलने नहीं दे रहा था। वो लड़की उन पेड़ों के बीच से निकल नहीं पा रही, इसीलिए मायूसी में उसने सर नीचे किया हुआ था। अगर वो सर ऊपर की तरफ करती तो पेड़ उसे जैसे दबोचने लगते। इसी कारण वो बस मुंह नीचे किए हुए ही थी।
तभी मैंने वो तुरुक का इक्का इस्तेमाल किया। वो मशीन जो हर ऐसी शक्ति को कुछ समय के लिए क्षीण कर देती है, वो छोटा सा यंत्र जमीन पर रखने के बाद वैसी वाइब्रेशंस जमीन के अंदर गई। वो पेड़ पूरी तरह से शांत थे, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। वो टहनियाँ जो से जकड़े हुए वो ढीली हो चुकी और मैंने उस लड़की को कहा था 5 मिनट है, जल्दी से मेरे साथ चलो। वो उठकर खड़ी हो गई। मैं जल्दी से उसे उन पेड़ों के बीच से भगा कर ले जाता जा रहा था। तभी मैंने महसूस किया वो लड़की जिंदा नहीं है, वो लड़की मरी हुई है, प्रेत आत्मा है, चुड़ैल है, क्या है, लेकिन जिंदा नहीं है। जब मैं उस घर की 4 दीवारी के पास पहुंचा था ना, अंदर जैसे ढेर सारे पेड़ों की काली काली जड़ें निकली हुई, पूरे घर को दबोचा हुआ सांप की तरह हिल रही। अंदर घूमते हुए कई प्रेत, कई पिशाच, चुड़ैलें मुझे साफ नजर आ रही थी। वो जैसे घर के अंदर शिकार के लिए घूम रही हूं, लेकिन मैं बाहर था, इसीलिए बच गया। मुझे पता नहीं लगा होगा कि मैं तो रहस्य ढूंढने के लिए बाहर निकल आया, सुरक्षित बचने के लिए अंदर ही नहीं रहा मैं। इस तरह वो लड़की की तरफ देखकर मैंने कहा था, मुझे सच बताओ यहाँ चल क्या रहा है, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है सब कुछ एक जगह इकट्ठा किया गया हो, सब कुछ, जैसे काली शक्तियाँ भी और भौतिक चीज़ों का इस्तेमाल भी किया गया है। उसने कहा यहाँ ऐसा गलती से हुआ है। मैंने कहा कैसी गलती से? उसने कहा मार्टिन यहाँ घुमा करता था। ये ज़मीन हमेशा से शापित है, कहते हैं यहाँ मरने वाला कभी मरता नहीं बल्कि कैद हो जाता है इस जगह के साथ। मैं भी कई सालों से यहाँ पर कैद हूँ। मैं बस प्रेत आत्मा की तरह यहीं पर थी। मुझे लगा यही है, जब तक मेरा धरती पर समय खत्म नहीं होता मैं प्रेत आत्मा की तरह भटकूंगी। लेकिन मार्टिन मुझे दिखने लगा था। मैं उससे दूर रहती, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरी तरफ खिंचा आता, मुझसे बातें करने लगा था। मैं भी उससे बातें करने लगी। एक जिंदा इंसान से बातें करना कौन नहीं चाहता। उससे मैं ढेर सारी बातें पूरी रात किया करती। मैं उसे पसंद करने लगी, लेकिन मैं ये मन में समाई हुई थी। वो भी मुझे पसंद करने लगा था। उसने अपनी परेशानियां भी बता दी थी। वो भी जैसे मरे हुए समान ही था, अकेला रहा करता था। यहाँ जाकर उसे आज़ादी महसूस हुई थी। तब उसे पता लग गया मुझे बचाने का रास्ता है। मुझे इस दुनिया में लाया जा सकता है, किसी के शरीर में डाला जा सकता है, जिसकी कोशिश उसने शुरू कर दी थी। एक ऐसी किताब जो उस घर के नीचे वाले तहखाने में थी, मैंने उसे गलती से बता दिया, क्योंकि मैं तो एक प्रेत आत्मा हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, ज़मीन के नीचे भी। यहाँ कभी एक महल हुआ करता था जिसके तहखाने में वो राज दफनाए गए थे। वो काली शक्तियों वाली किताब जिसके मंत्रों को उसने बोला और पूरी ज़मीन के सभी प्रेत दोबारा जिंदा हो गए। लेकिन इससे वो भी जकड़ा गया। वो अब अपने शरीर समेत उसी तहखाने में है, मुर्दा होने ही वाला है। अगर उसे बचाया जा सकता है तो तुम देख लो। मुझे जिंदा नहीं होना, मुझे जिंदा करने के लिए ही तो इतनी बड़ी मुसीबत को मोल लिया है उसने। ये पूरी शापित ज़मीन को दोबारा जगा दिया है। अगर तुम भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, लेकिन उसे अपने साथ ले जाना, दोबारा यहाँ कभी मत आना। वो लड़की ने मुझे ये बताया था और जैसे सारा का सारा राज मुझे पता लग गया। सच में ऐसा ही लगता है जैसे इस ज़मीन पर कुछ अलग हो गया हो। सारी की सारी ये ज़मीन ही अजीब है। वो किताब में ऐसे मंत्र हैं जिससे ये ज़मीन को जिंदा कर दिया गया है। मुझे उन मंत्रों से दोबारा इस ज़मीन को मुर्दा करना होगा। जैसे कि सारी ज़मीनें होती हैं, ऐसी काली शक्तियों से दूर मुझे उस तहखाने तक पहुंचना होगा। लेकिन पूरे घर के आसपास वो 4 दीवारी के अंदर भटकने वाले वो प्रेत, वो शक्तियाँ भरी पड़ी थी। उस लड़की ने कहा था, इनसे बचने के लिए तुम्हें रोशनी का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन वो रोशनी मुझे भी तुमसे दूर कर देगी। वो लड़की 4 दीवारी के बाहर ही थी। मैंने उसे वहीं रुकने के लिए कहा और उसके बाद जैसे ही मैं 4 दीवारी के अंदर था, वो गन से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड छोड़ रहा उस भीड़ पर, जिससे वो कई फुट पीछे तक पहुंच जाती। उसके बाद मैंने घड़ी को भी ऑन कर दिया था। वो पेड़ों की जड़ें ऐसे तिलमिलाई हुई, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही, लेकिन मैं जल्दी से भागकर घर के अंदर
जहां पिशाचों के वो झुंड से मुकाबला हुआ। वहां पर मैंने वो मशीनें लगा दी थी धुएं वाली, जो मेरे हाथ के उस रिमोट से चलती। वो धुएं की मात्रा मैंने बढ़ाई और जैसे ही वो धुआं बढ़ने लगा वो वहीं पर तड़पने लगे थे। वो भीड़ के बीच से मैं निकल रहा जैसे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ हो। वहाँ कई प्रेत आत्माएं, कई पिशाच, चुड़ैले, उनसे तो मैं बच पा रहा। लेकिन जब मुझे डायने मिली ना, उनका मुकाबला इंसानों की तरह करना था। डायने जादूगरनियाँ होती हैं, जिंदा ही समझ लो, जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। मेरा ये कवच, मेरी ये जैकेट भी मुझे बचा नहीं पा रही। वो ऐसे ऐसे मंत्र बोलकर जैसे छोटी छोटी बोतलें मेरी तरफ फेंकती, जो मेरे कपड़ों में आग लगाती। मेरे कपड़ों के अंदर से हाथ निकलने लगे, वो जादू का इस्तेमाल कर रही थी। और तब मुझे लगा था मुझे अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल तो करना ही होगा। वो चीज़ जो हमेशा अपने पास रखता हूँ इमरजेंसी के लिए, वो सबसे बड़ा बैग जो मैंने अपने कमरे में पूरी तरह टिका कर रखा। मैं भागा उस तरफ, मेरे कपड़े जलने लगे थे और मैंने जैसे ही उसका बटन दबाया, वो धमाके की आवाज़ जो इंसानों को सुनाई नहीं देती, वो लो फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ प्रेत आत्माओं को और ऐसी शक्तियों को सुनाई ही नहीं देती, परेशान करती है, तड़पा डालती है। और जैसे ही उसका मैंने बटन दबाया, वो डायने जैसे एक हवा के झोंके की तरह खिड़कियां तोड़कर बाहर की तरफ गिरी थी। सारे के सारे झुंड को बम की तरह बाहर की तरफ उड़ा डाला था, जबकि मुझे वो आवाज़ सुनाई तक नहीं दी। ये आवाज़ इंसान सुन नहीं सकते। मुझे समय मिल गया। मैंने वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली बड़ी गन्स अपनी कंधे पर टांग कर सीधा वो तहखाने का रास्ता ढूंढने का तरीका निकाला था। सीढ़ियों से बिल्कुल नीचे बड़े हथौड़े से वो फर्श को तोड़ने के बाद वहाँ नीचे दरवाजे पर जाने का रास्ता, वो टाइल को ऐसे लगाया गया था जैसे ढका गया हो वो दरवाज़ा। लेकिन मैंने तहखाने को ढूंढ लिया। मार्टिन ने भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया होगा। वो दरवाजे से सीधा मैं बेसमेंट में पहुंचा। वहाँ पन्ने पड़े थे वो किताब के। वो पन्ने चमड़े से बने हुए, बिखरे, लेकिन हिल रहे। ऐसा लग रहा वो पन्ने जिंदा हों। वो किताब फाड़ी गई थी, शायद मरने से पहले मार्टिन ने फाड़ी हो। वो मर गया है या जिंदा? मैं सामने एक लाश को देख पा रहा था। वहाँ वो जो लाश थी ना मार्टिन की, अजीब तरह की, बाजू का रंग हरा हो चुका था, छाती लाल पड़ी थी, आंखें सूजी हुई, मांस जैसे उबाला गया हो, बाल झड़ चुके थे। लाश ऐसी लग रही थी सड़ी हुई हो। लेकिन मैं एक शक्ति को महसूस कर पा रहा, जैसे वो आत्मा भी उस शरीर से जुड़ी हुई हो, जैसे वो आत्मा दोबारा इस शरीर में घुसना चाहती हो, घुस नहीं पा रही हो। ऐसी काली शक्तियों ने रोक रखा होगा। अगर मैं किसी को बचा सकता हूं तो बचाने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। जैसे ही मैंने उस शरीर को छुआ, मुझे काली शक्ति का आभास हुआ, जैसे काली शक्ति ने उस शरीर को जकड़ने की कोशिश की हो, लेकिन इस शरीर की आत्मा वापिस आने की भी कोशिश कर रही हो। एक जंग का आभास हो रहा। मुझे जल्दी ही कुछ करना था। मुझे ऐसा लग रहा इस लड़के को बचाना मुश्किल हो जाएगा समय के साथ। वो पन्ने भी धीरे धीरे हिल रहे। मैंने अब वो मशीन निकाली थी जो उस लड़के के वो शरीर की कलाइयों पर तारों की तरह बांधकर मैंने अपनी छाती पर लगाई। अब उसके शरीर से मैं कुछ पलों के लिए जुड़ पाऊंगा। आभास करना होगा वो दूसरी दुनिया का इसके शरीर के साथ चल क्या रहा है। मैं पूरी तैयारी में था, लेकिन अपने शरीर के समेत नहीं, अपनी आत्मा से मुझे आभास करना होगा दूसरी दुनिया का। मुझे वहाँ खतरा भी महसूस हो सकता है। जैसे ही मैं वो मशीन को ऑन करके देखने लगा, मुझे ये तहखाना दिख रहा, लेकिन दूसरी दुनिया में। वहाँ पर मैं चारों तरफ अंधेरे को महसूस कर पा रहा था। मैंने मार्टिन के नाम की आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। मार्टिन, कहाँ हो मार्टिन? जल्दी मेरे सामने आओ मार्टिन। मार्टिन, मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में ले जाने आया हूँ। तुम्हारा शरीर गलना शुरू हो गया है, जैसे वो काली शक्ति तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहती है। जल्दी चलो मेरे साथ, तुम्हारी आत्मा को मुझे ले जाना होगा। मैं मार्टिन को आवाज़ें लगाता लगाता उस तहखाने में ढूंढ रहा। उस दीवार के पीछे मार्टिन की वो आत्मा को पकड़ रखा था मौत के दूत ने। वो मौत का दूत उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर रहा। ये कोई काली शक्ति नहीं थी,
मौत का दूत हमेशा समय आने पर ही आत्मा को शरीर से निकालता है। इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी उस लड़के की आत्मा उस शरीर को छोड़ नहीं पा रही थी। मुझे कुछ ना कुछ जल्दी ही करना था। वहां जाकर मैंने मार्टिन को खींचना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से वो मौत का दूत उसे खींचे जा रहा। वो आत्मा या तो शरीर में जाती या उस शरीर को छोड़ती, और कोई रास्ता नहीं था। वो उसे कैद नहीं कर रही थे, यहाँ से दूर ले जा रहे थे। वो मौत के दूत को रोकने के लिए मुझे उसे भी खींचकर उस शरीर के अंदर लेकर आना था। मौत के दूत जिंदा नहीं होते, लेकिन अगर आत्मा के समेत उसे किसी शरीर में डाला जाए, मौत के दूत को वो शरीर छोड़ना पड़ता है। मेरे पास ये तरीका था। आत्मा कभी शरीर के इर्द गिर्द नहीं होती। उसे छोड़ने के बाद, मरने के बाद मैं जल्दी से उस शरीर को पकड़कर खींचने लगा और मशीन को बंद किया। मौत का दूत मुझे भी नोचने लगा था। मैं जैसे ही अपने शरीर में आया, मशीन कर दी मैंने बंद। वो लड़के का शरीर हिलने लगा था और उससे काला धुआं निकला और उसने आंखें खोली। मैं ठीक हो गया। उसका शरीर बहुत गला हुआ था, लेकिन शायद उसे ठीक किया जा सके। मैंने उसे जिंदा कर दिया था। वो काले रंग का धुआं, वो मौत के दूत का धुआं वहां से गायब हो गया मुझे घूरते हुए। मैंने लड़के को बचा लिया, जिसके बाद मैं उस लड़के को कहने लगा, मुझे बताओ किस काली शक्ति का इस्तेमाल किया था। इन सब चीज़ों को तुम्हें बंद करना होगा, जल्दी से बंद करना होगा। मार्टिन ने मुझे धक्का दिया और भागा पीछे की तरफ। दीवार पर एक ईंट को खींचकर उसने लाल रंग का बटन लगा था, उसे जल्दी से दबा दिया। मैं समझ नहीं पाया वो कर क्या रहा है। उसे दबाते ही वो सीढ़ियों से ऊपर भागने लगा, मुझे देखते हुए। मुझे तब आभास हो रहा था कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्यों लग रहा है ये सब कुछ जानबूझकर किया गया हो। वो सीढ़ियों से ऊपर भाग रहा और मैं उसे पकड़ने के लिए, मुझे उसके अंदर की उस शक्ति का आभास करना था। शायद तभी मैं सब कुछ जान पाता। वहाँ सायरन बजने लगे थे उस घर के अंदर से। वहाँ जितनी भी प्रेत आत्माएं थी वो उसे जैसे नोचने की कोशिश कर रही, पकड़ने की कोशिश कर रही, लेकिन उसकी शक्ति भी जैसे बहुत ज़्यादा थी। वो सबको पकड़ पकड़ कर जैसे अपने आप धुएं में बदल रहा। वो ताकतवर था। उसने जब मुझे धक्का दिया, मैं तभी समझ गया था ये कुछ अलग है। बाहर से गोलियों की आवाज़ें आने लगी, बड़े बड़े धमाकों की आवाज़ें आने लगी, और जैसे ही ऊपरी मंजिल पर मैंने खिड़की से देखा था, मार्टिन बाहर की तरफ भागा जा रहा था और उसका बाप, वो आर्म्स डीलर, एक बड़ी जैसे सेना को लेकर वहां पर मौजूद था। कई लोग बड़े बड़े मास्क डाले हुए, अपनी बंदूकों के साथ, गाड़ियों के साथ भीड़ बनाकर वहां पहुंच चुके थे। तभी मुझे पता लग गया था, असल में जो मार्टिन था उसे किसी काली शक्ति ने नहीं मारा था। शायद वो मर गया होगा, तभी वो मौत का दूत उसे ले जाना चाहता था, लेकिन किसी कारण वो रुका हुआ, और शायद इन्होंने मेरा इस्तेमाल किया उसको उसके शरीर में डालने के लिए। सब कुछ समझ में आने लगा था। मार्टिन जैसे ही अपने पिता के पास गया, मुझे उसने खिड़की के अंदर देख लिया और कहने लगा था, शुक्रिया जगदीश, शुक्रिया, मेरे बेटे को तुमने आखिरकार जिंदा कर ही दिया। जो कोशिश 1 साल से चल रही थी उसको तुमने पूरा किया। किसी मरे हुए को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता, हम ये मान चुके थे, बिना किसी ऐसे की मदद से जो कि मौत के दूत से आत्मा को निकालना जानता। वो तकनीक हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास है, और तुम और हेनरी वो किसी को बताते भी नहीं। इसीलिए हमने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे यहाँ पर मेरे बेटे को जिंदा करने के लिए, जिसे किसी गैंगस्टर ने मार दिया था। हमने उसे लगभग जिंदा किया। आत्मा को मौत के दूत कभी जाने नहीं देते, इसीलिए कहते हैं मरा हुआ दोबारा जिंदा नहीं होता। लेकिन तुमने वो काम करके दिखाया। अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। उड़ा दो इस घर को, उड़ा दो इस घर को। मैं उस घर के पिछली खिड़की से नीचे तो उतर आया, लेकिन उस घर में बम के धमाके होने लगे थे। मैं किसी ऐसी सेना का मुकाबला नहीं कर सकता जिनके पास बंदूकें हों, जो मुझे मारना चाहते हों। मैं क्या करूं? तभी मैंने दिमाग लगाया। रिमोट से मैंने उस मशीन को चला दिया जो लो वाइब्रेशंस छोड़ती थी। वो भूत प्रेतों को दूर ज़रूर करती, लेकिन वो पेड़
जिनकी जड़ें घर के इर्द गिर्द थीं। उन्हें तड़पाने के लिए यह काम आसान था। मैंने जैसे ही उसे ऑन किया, वो पेड़ों की जड़ें, पेड़ों की टहनियाँ लोगों को उठा उठा कर पटक रहीं, उन्हें अजगर की तरह लपेट रही थी। गोलियों का असर पेड़ों पर ज़्यादा नहीं होता जब पूरे के पूरे जंगल में ही ऐसे म्यूटेटेड पेड़ हों जो नोचना चाहते हों। वो सेना जंगल में तड़प रही थी। लगभग 500 लोग होंगे जो बम के धमाकों से मर रहे। वो पागलों की तरह जब दबोचे गए गोलियां चारों तरफ चला रहे, वो लोग मर रहे और मैं बचा हुआ था, क्योंकि मैं चार दीवारी के बिल्कुल पीछे अंदर मौत का नंगा नाच मैं अपनी आंखों से देख रहा। वो आर्म्स डीलर गाड़ी से वहां जल्दी से निकलना चाहता था। वो पेड़ों के बीच से वो भारी गाड़ी निकाल पा रहे। वो गाड़ी को रोकना था। मैं नहीं चाहता था मैं नियति को बदलूं। एक मरे हुए को जिंदा किया गया है, और वो भी बुरे लोगों के द्वारा। कुछ तो करना ही होगा मुझे। मैं समझ नहीं पा रहा मैं करूं तो क्या करूं, कैसे करूं। तभी मुझे अपने कंधे पर एक हाथ नजर आया। मैं घबराकर जब पीछे देखने लगा, जैसे एक पेड़ के अंदर से रोशनी निकल रही, जिसमें से यह सफेद सा हाथ, जिस पर वो अंगूठियां। मैंने ये हाथ पहले भी देखा था। वो सर भी बाहर निकला था। ये हेनरी थे जो मुझे कह रहे, जगदीश जल्दी चलो, तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। मैं जानता था कुछ ऐसा भी हो सकता है। तुम अगर किसी ऐसी परेशानी में हुए तो बचाने के लिए मैं आता ही ना। हेनरी ने मुझे जल्दी से पेड़ के अंदर खींचा था। यह वो द्वार था। दूसरी दुनिया के दरवाजों को जोड़कर हम समय की परतों में आगे पीछे भी हो सकते हैं। मैं वो पेड़ के अंदर से निकलकर हेनरी के साथ उसी गाड़ी में था जिस गाड़ी में वो आर्म्स डीलर और उसका बेटा बैठा हुआ। वो जैसे बड़े छेद के अंदर से निकलकर हम गाड़ी में जब पहुंचे, वो हक्के बक्के हो गए। वो गोली चलाना चाहते थे, लेकिन बंदूकें तैयार तक नहीं कर पाए, और हमने उन दोनों को खींचकर वो दीवार के पीछे ला दिया था। हम दो थे, मैं और हेनरी। सामने वो आर्म्स डीलर और उसका वो भयानक सा मुर्दे से जिंदा हुआ बेटा, वो गले हुए शरीर वाला जो ताकतवर था, जो शक्तियों का इस्तेमाल करना जानता था। हेनरी ने मुझे धक्का देकर कहा था, जल्दी चलो, उस लड़के को पकड़ो। मैं इसे देखता हूं, दोस्त बनकर धोखा दिया है इसने। तुम उसे पकड़ो, तुम जानते हो उसे उस दुनिया में कैसे लेकर जाना है। जल्दी करो। मैंने वो घड़ी को उतार दिया था, वो जैकेट के अंदर पहना वो यंत्र जिसकी तारें अब भी मेरे हाथ में थी। मैं जल्दी से उस लड़के के पीछे भाग रहा। मार्टिन को एक पेड़ के पास मैंने पकड़ा। वो मेरा गला दबाना चाहता था, लेकिन उसकी कलाइयों पर वो तारें लगाकर जैसे ही मैंने बटन दबाया, सांस रुक रही थी मेरी, लेकिन एक झटके में उसे मैं दूसरी दुनिया में ले गया। मेरी आत्मा भी उस दुनिया में थी, उसकी आत्मा भी। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, उसके होश उड़ गए। मौत का दूत पहले से ही उसका इंतजार कर रहा, उसकी एक छोटी सी गलती का। उसे पकड़कर उसने नोचना शुरू कर दिया था, और मैंने भी उसे धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। जिसके बाद मैं वो तारों को निकालकर दोबारा आ गया था अपनी दुनिया में, और वो लाश की तरह वो लड़के का शरीर जो अभी पूरी तरह से मरा नहीं था, मैंने अपने शरीर से धक्का देकर गिराया, और वो मशीन को बंद करते ही मैंने उसके शरीर के ऊपर, छाती के ऊपर एक लकड़ी तेज धार मारते ही जो छेद बनाया, उससे वो तड़प कर पिघलने लगा, गलने लगा, क्योंकि अब उसके शरीर को उसकी आत्मा ने भी छोड़ दिया था। वो उसके अंदर से चीखें और काला धुआं जो निकल रहा वो बयां कर रहा था। मौत का दूत उसे सिर्फ इस दुनिया से नहीं ले जा रहा था, नर्क में ले जा रहा था। आग जो उसकी आंखों से निकल रही, पिघला हुआ वो शरीर, और मैं उसे खत्म होते देख पाया। मिट्टी का रूप बन गया। मैं हेनरी की तरफ भागा था। हेनरी कमज़ोर है, वो आर्म्स डीलर कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। जब मैं वो दीवार के पास पहुंचा, हेनरी ज़मीन पर बैठे थे। चेहरे पर जैसे निशान थे, कुछ घूंसे जैसे पड़े थे उनके चेहरे पर, लेकिन पास में
दीवार से चिपका हुआ वो आर्म स्टीलर, हड्डियों का ढांचा बना हुआ, जैसे उसके शरीर को किसी ने चूस लिया हो। हेनरी के पास बैठकर मैंने पूछा था, आप ठीक है ना? हेनरी कह रहे, मैं तो ठीक हूँ, इससे पूछो कि ये ठीक है या नहीं। जिन पेड़ों को इसने बदला था इस ज़मीन को जैसे शापित बनाने के लिए, वही चीज़ें इसे नोचने के लिए तैयार बैठी थी। कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया ये, मैं जानता था ये कहकर हम दोनों मुस्कुराने लगे थे। हमने आखिरकार अंत कर दिया था और ये एक बड़ा रहस्य था जो अपने आप हमें सुलझाना ही पड़ा। हेनरी वहीं उस पेड़ के अंदर से निकल कर गए थे क्योंकि वो दोबारा उस दुकान पर जाने वाले थे। वो दरवाजे का इस्तेमाल सिर्फ 2 बार किया जा सकता है, दूसरी बार करना ज़्यादा ज़रूरी होता है 24 घंटे में, वरना उनका शरीर अपने आप गलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए वो वापस चले गए। मैं उस दरवाजे का इस्तेमाल दोबारा करना नहीं चाहता था क्योंकि मैं यहाँ से निकल सकता था। उस गाड़ी का इस्तेमाल मैंने किया था जो वहाँ कई गाड़ियाँ पड़ी थी, कई लाशें पड़ी थी, लेकिन गुमनाम लोगों की। ये लोग गुमनाम ही होते हैं, शायद कभी किसी को पता नहीं चलेगा वो कहाँ गया, उसके वो बॉडीगार्ड्स कहाँ गए। वो जंगल से जिंदा निकलने वाला मैं इकलौता था जो उस ब्रिज से निकलते वक्त उसे भी तोड़ कर गया था ताकि दोबारा कोई वहाँ पर पहुँच ना पाए। वो ज़मीन अब भी शापित होगी, लेकिन शायद वहाँ ऐसे राज दफन नहीं होंगे और धीरे धीरे शायद वो ज़मीन ठीक होती चली जाएगी। समय हर चीज़ को ठीक कर देता है, हर घाव को भर देता है। मैं जब लंदन पहुंचा था कुछ जख्मी भी था और हेनरी को देखकर मैंने गले से लगा लिया था। वो दोबारा उस दुकान पर आ गए थे और कह रहे थे, मुझे नहीं पता मुझे आराम करना चाहिए या नहीं, लेकिन तुम्हारी जब फिक्र होती जा रही थी मैं समझ पाया मेरा शरीर आराम से ठीक नहीं होगा, एडवेंचर से ठीक होगा। शायद मैं जितना भी बूढ़ा हो जाऊं घर पर नहीं बैठने वाला। ये मज़ेदार घटनाएं मुझे दोबारा जवान कर देती हैं। शायद मुझे ये तुम्हारे साथ काम करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अंत में मैं मदद तो कर पाया। मैं भी हंसते हुए हेनरी को कह रहा था, तो ठीक है, मुझे खुशी हुई आप दुकान पर आ ही गए, तो हम चलें किसी और जगह पर जहां लोग कुछ परेशान हों और हम भी कुछ नया कर पाएं।